नमस्कार। मैं कुणाल दे और आप देख रहे हैं आपका आयुर्वेद क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेके आए एक नए वीडियो टॉपर टॉक्स के, जिसमें हम लोग हर साल इंटरव्यू करते हैं एआईपीजीटी टॉपर्स के। एआईपीजीटी एंट्रेंस आपके बीएमएस के बाद होते हैं, जिससे आप पीजी यानी हायर स्टडीज़ के लिए आप उसमें एडमिशन लेते हैं। एंड इस एंट्रेंस के थ्रू हर साल इस एग्ज़ाम में 25,000 to 30,000 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। और उनमें से एआईपीजीटी 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 थे डॉक्टर पोमेश्वरी पाटले के। वेलकम टू आपका आयुर्वेद डॉक्टर पोमेश्वरी। थैंक यू सर। तो जैसे आपने एआईपीजीटी 2023 के रैंक्स देखे हो, आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाए। उसके बाद आपका पहले से ही कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से कॉलेज के लिए आपने सोचे थे? सर मेरा पहले से ही था कि मुझे काय चिकित्सा लेना है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली लेना है, तो वही सीट मैंने ऑप्ट की। ओके। तो आप लोग आपके जैसे अय्या में आपके एडमिशन हुए, लगभग क्लासेस स्टार्ट हुए दिसंबर से, राइट? जी सर। तो लास्ट 6 मंथ्स के कैसे एक्सपीरियंस रहे अय्या में? हाँ, काफी अच्छा है इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे पेशेंट वेराइटी काफी देखने को मिलती है। जैसे कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, सीएलडी के पेशेंट है, एसाइटिस, पक्षाघात, वात व्याधि तो कॉमन ही है। मतलब हमारे यूजी इंस्टीट्यूट में भी वात व्याधि के काफी पेशेंट्स हमने देखे हैं। बट यहाँ पे जैसे कैंसर पेशेंट भी आते हैं, हार्ट पेशेंट भी आते हैं, तो उन्हें हम आयुर्वेदा से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट करना चाहिए अगर किसी का बीपी रेज हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। तो एक थोड़ा हेक्टिक लगता है फर्स्ट ईयर में, स्टार्टिंग में, पर सीखने को काफी है। वेराइटी ऑफ पेशेंट्स काफी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी है। तो अभी तक तो काफी अच्छा है। ओके ओके। तो आपने यूजी शायद जीएससी नागपुर से की है, राइट? जी सर। जी। जी तो नागपुर, तो वहाँ महाराष्ट्र। पे आपके 5.5 years के कैसे एक्सपीरियंस रहे? जैसे हम लोगों के मैक्सिमम ऑडियंस अभी बीएमएस में ही है, तो आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे उस टाइम पे? आपने फिर जी पीजी सर। का किस टाइम पे सोचा है? हाँ सर, बीएमएस में आने के बाद फर्स्ट ईयर तो बीएमएस क्या है वो समझने में निकल जाता है। और मेरा पहले से ही था कि बीएमएस में एडमिशन ले ली है, इसके बाद एमडी तो करना ही है। तो फर्स्ट ईयर से ये था कि एमडी तो करना है, पर ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो हमारे डेली के जो रूटीन के जो ईयर वाइज सब्जेक्ट्स रहते हैं वो मैं करती थी। और उसके साथ मॉडर्न भी तभी करना स्टार्ट कर दिया था कि पता था कि बाद में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो मॉडर्न का भी बेसिक थोड़ा पहले से ही बना के रखा था। उसके बाद मैंने फोर्थ ईयर से एमसीक्यू देखना थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे टाइम थ्योरी बेस्ड पेपर रहता था, तो एमसीक्यू की हमें प्रैक्टिस नहीं रहती थी। तो मैंने फोर्थ ईयर से थोड़े थोड़े एमसीक्यू और जो फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट है उसके लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो फोर्थ ईयर से थोड़ी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। पर इंटर्नशिप में एक टाइम नहीं मैनेज हो पाया मेरा, तो इंटर्नशिप में मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी। तो 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटर्नशिप के साथ, तो वो नहीं हो पाया था। फिर मैंने 2023 में फिर से एक अटेम्प्ट लेके सेकेंड टाइम मैं फिर क्लियर किया। अच्छा। तो आपने जैसा भी बताया कि उस टाइम अपने फाइनल ईयर से एमसीक्यूज के थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और उस टाइम पे नो डाउट थ्योरी हाँ। एग्जाम्स ही होते थे। अभी जैसे एनसीएसएम के एक नया सिलेबस हम्म। में हम लोग देखते हैं कि थ्योरी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आजकल बीएमएस के प्रोफेशनल एग्जाम्स में एमसीक्यू हाँ के क्वेश्चंस के भी पार्ट दिए गए हैं। तो जो भी बच्चा भी फर्स्ट ईयर में जी हो, जी सेकेंड ईयर, सर। फाइनल ईयर में हो, तीन प्रॉप्स में, तो उनको अभी से कैसे करके शुरू करना चाहिए? कि एमसीक्यू अप्रोच लेना चाहिए कि पहले से, या फिर पहले पढ़ के फिर एमसीक्यूज में जाए? किस हिसाब से आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ सर, पहले तो थ्योरी का बेस क्लियर होना चाहिए। मतलब एमसीक्यू अभी उन्हें है, तो नो डाउट उन्हें अगर फर्स्ट ईयर में वो पढ़ रहा है तो पहले थ्योरी पूरे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद एमसीक्यू अगर लगा रहे हैं अभी से, तो बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी कि एमसीक्यू, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि न्यू न्यू टाइप के एमसीक्यू आ रहे हैं, वन लाइनर एमसीक्यू अभी काफी कम हो गए हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एक अच्छा काफी बेस बन जाता है। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उन्हें। पर पहले तो नो डाउट पहले थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। और फिर आप जैसे जैसे इंटर्नशिप में एक बार आपने पहले बार अटेम्प्ट किए थे, फिर आपने दोबारा और एक बार
पूरा अच्छे हाँ। से तैयारी करके नेक्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किए थे। तो बहुत सारे बच्चे जो इंटर्नशिप में है वो लोग आधे टाइम इसी चीज़ में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर इंटर्नशिप को अभी पूरा 100% टाइम दे या फिर अभी से पीजी के लिए किसी सबसे टाइम को चिप आउट करे इंटर्नशिप के टाइम पे ही। तो आप कैसे मानते हैं कि इंटर्नशिप को 100% दे के इंटर्नशिप के टाइम पे वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्लिनिकली, कि उस टाइम पे भी अगर पीजी के लिए हो सकता है तो बेहतर होगा फ्यूचर के लिए? हाँ सर, ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप के साथ नहीं हो पाता। मतलब काफी सारे स्टूडेंट है जो इंटर्नशिप के साथ क्लियर कर लेते हैं। पर मेरा कैसा हो गया था कि मैंने जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी तो मैं मेरा फ्लो ऑफ स्टडी बहुत अच्छा था। पर जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ रहा था इंटर्नशिप में, जब सिविल्स की ड्यूटी वगैरह चालू हुई, तो मैंने ऐसे माइंड में ला लिया कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा। और जब वो माइंड में आ जाता है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये चीज जिस दिन आ गई तो फिर आपका नहीं होता है। तो आपको जो आपके फ्रेंड्स है जो साइड हसल करके कर रहे हैं आपके साथ, उनको थोड़ा देख के मोटिवेटेड होना चाहिए। तो इंटर्नशिप के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप एक 8 आवर्स की से ज्यादा मैक्सिमम रहती है। इंटर्नशिप के साथ भी कर सकते हैं, बस वो माइंड में नहीं लाना है कि इंटर्नशिप के साथ नहीं होगा। अगर ये आ गया पहले से ही, जो मेरे के था कि एक इंटर्नशिप के 2 महीने बाद भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा नहीं हो पाएगा, रिपीट ही करूंगी मैं, तो फिर वो नहीं हो पाता। अगर आप इंटर्नशिप के साथ साथ कर रहे हो अच्छे से, डेली अगर 4 to 5 आवर्स स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के, तो इंटर्नशिप के साथ भी आराम से क्रैक होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे रिपीट ही कर रहे हैं, इंटर्नशिप बिल्कुल के बिल्कुल साथ भी काफी अच्छे रैंक निकालते हैं बच्चे, तो हो जाएगा इंटर्नशिप के साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज़ ये है कि जब भी तैयारी करना है जिस भी टाइम पे उस टाइम पे फोकस होकर अगर करते हैं तो कभी भी निकल सकता है। हाँ, और वो मन में लाना ही नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अगर वो ला लिया कि नहीं हो पाएगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर वो नहीं हो पाता है। पहले से ही मन में रखना है कि नहीं हो जाएगा, इंटर्नशिप के साथ भी हो जाएगा। और पढ़ाई छोड़नी नहीं है मेन बात। अगर बीच में पढ़ाई छूट गई और बैकलॉग बन गए, तो फिर गड़बड़ हो जाती बिल्कुल है। तो बिल्कुल। बैकलॉग नहीं बनने देना चाहिए। तो अभी हम आते हैं कि आपके इंटर्नशिप किस मंथ पे कंप्लीट हुआ था, अप्रोक्स 2022 में? मेरा दिसंबर में, दिसंबर दिसंबर में हुआ था। 2022, 31 ओके दिसंबर। ओके ओके ओके। तो पूरे नए साल के साथ आपको फुल प्रॉपर 6 to 7 मंथ्स मिले थे, पूरा प्रॉपर 7 मंथ्स ही मिले थे, क्योंकि जुलाई 31st को एग्जाम था, राइट, 2023 में? हाँ, मैंने एक्चुअली मैंने 7 फरवरी से लाइब्रेरी ज्वाइन किया था सर। मैंने 1 महीना फिर भी खुद को दिया था कि मैं रिलैक्स हो जाऊं एकदम अच्छे से। और फिर पता था कि इस बार तो क्लियर करना है और अच्छे से क्लियर करना है। तो बिल्कुल मतलब मैंने एक एक महीना खुद को रिलैक्स करने के लिए रखा था। और फिर फरवरी से एकदम अच्छे से स्टार्ट किया थी पढ़ाई। और तब सिर्फ मैं और मेरी लाइब्रेरी, बस इतना ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स जो आपने फरवरी से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ से जैसे आपने एक रिस्टार्ट लिए कि इंटर्नशिप के बाद 1 ईयर 1 मंथ ब्रेक लेके अभी पूरा 100% मुझे पीजी का तैयारी शुरू करना है, जो भी अभी इस साल भी बहुत सारे बच्चे देंगे, हम्म। तो इनमें से बहुत सारे हो सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा ट्राई करें। तो इन इस चीज़ में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हाँ। फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया, किस हिसाब से आपने टाइम बनाया कि हाँ ये 6 मंथ्स मुझे ये इस हिसाब से मुझे आगे जाना है। हाँ सर, मेरा ऐसा था कि मैंने ना मेरे वीक पॉइंट्स निकाल लिए थे कि मेरे ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो मैं यूजी से भी मुझे अच्छे से आ रहे हैं। और इंटर्नशिप के टाइम भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि एकदम मैंने पढ़ाई करनी ही नहीं थी। एक बेस तो बन चुका था तभी। तो तब मुझे पता चल गया था कि मेरे ये सब्जेक्ट वीक है और ये सब्जेक्ट मुझे स्ट्रांग है। तो जैसे मेरा चिकित्सा स्थान है चरक का, मतलब बेसिकली काय चिकित्सा बोल सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल। और रस्य शास्त्र, तो ये सब्जेक्ट थोड़े मेरे मैंने हार्ड इसमें रखा था। तो मैंने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ था, मैंने जो मेरे वीक पॉइंट्स जो थे, जो मुझे हार्ड लगता था, उसको दिया था, कि ताकि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट पे मेरी ग्रास अच्छी आ गई है। और तो मैंने उसको जो स्टार्टिंग का 1 मंथ था, जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे वो सारे निकाल लिए थे पेपर पे, कि ये सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहा है, ये टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है। तो वो मैंने पहले 1 मंथ में वो कवर कर लिया था। और फिर बाकी के जो सब्जेक्ट थे वो इजी थे मेरे लिए, तो वो मैंने बाद में किए थे। तो मैंने स्टार्टिंग के 1 मंथ में पूरा अच्छे से काय चिकित्सा और रसायन शास्त्र भेषज ये कर लिए थे।
ओके ओके ओके। और उसके बाद धीरे धीरे और जैसे जैसे टॉप, उसके हाँ। बाद फिर हाँ, उसके बाद फिर बाकी के सब्जेक्ट किए थे मैंने, जैसे सूत्रस्थान है जो बेसिक है, जो पहले भी हमने बहुत बार किया रहता है। तो वो एक मैंने बाद में रखा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा था कि वीक पॉइंट्स मेरे कवर हो गए, तो फिर एक कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो गया, तो फिर फ्लो में आ जाती है स्टडी। इसलिए मैंने पहले वीक पॉइंट्स निकाल के उस हिसाब से स्टडी प्लान किया। ओके। और इसमें से जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2024 के लिए आज से लगभग 69 to 68 डेज ही बाकी है एग्जाम के। तो ये लास्ट 2 मंथ्स के हम्म। लिए आपने किस हिसाब से तैयारी की थी, कि क्या स्ट्रेटेजी रखे थे कि लास्ट 2 मंथ्स में मुझे ये चीज़ें करना है, इतने बार करना है? सर लास्ट 2 मंथ में मेरा मेन फोकस तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे था, क्योंकि ऑलमोस्ट पढ़ाई हो चुकी थी। ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारी, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो सारा पढ़ के हो चुका था। पर जो मेन जो मतलब हमें भी पता है कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, जो मेन MR पॉइंट्स जो बोलते हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो सारे हो चुके थे। और जो मतलब लास्ट 2 मंथ में था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी मैं। अगर हम 14 to 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आधा टाइम मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग को रहते थे। और मतलब न्यू न्यू एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं, जो पहले हो चुका है उसकी रिवीजन, और उसके साथ क्वेश्चंस। और अगर कुछ नया पढ़ना है, तो उसको एक 2 से 3 घंटा देके, नया ऐसा नहीं बोलूंगी कि नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था, नया पढ़ना भी स्टार्ट था, पर बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता था। ऐसा नहीं करती थी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बस, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा जो पेपर है वो पूरा अच्छे से एनालिसिस करती थी मैं, कि ये रॉन्ग हो गया है तो क्यों रॉन्ग हो गया है, और एक डायरी बना के रखी थी कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है और ये क्वेश्चन मेरा डाउटेड है। क्योंकि कई बार होता है कि डाउटेड क्वेश्चन, और ये हो चुका है कई बार, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि डाउटेड क्वेश्चन रहता है, हम तब कर देते हैं टिक, और वो राइट आ जाता है, और बाद में हम फिर चेक नहीं करते क्योंकि वो राइट आ गया था, और वह फिर पेपर में जब आता है तो वो डाउटफुल ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने चाहिए कि जो मुझे डाउटेड था और ये राइट, मतलब ये करेक्ट मैंने इसका आंसर किया है। तो मैं सारे क्वेश्चन गो थ्रू करती थी। अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब एक पेपर में 100 से 120 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन गो थ्रू करती थी कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है, जो रॉन्ग हो गया है वो नोट डाउन करके रखती थी। और फिर वो जो डायरी बनी थी मेरी, उसकी भी मेरी वीकली रिवीजन रहता था, डायरी। ओके। तो जैसे आपने बताया कि एमसीक्यूज को आप डेली 7 to 8 आवर्स देते थे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप चेक करते थे, फिर एनालिसिस करके वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस लास्ट करके, लास्ट मंथ में। ओके, फिर उसका एनालिसिस करके आप फिर नोट भी करते थे आपके एक्स्ट्रा एक डायरी में कि जहाँ पे कौन सा सही है, और या फिर क्या गलत हुआ, क्या पॉइंट था हाँ उसमें, क्यों गलत हुआ, राइट? अब इसमें अगर हम लोग एमसीक्यूज में आते हैं, बहुत सारे बच्चों का हाँ ये हाँ क्वेश्चंस रहते हैं कि सर, अगर आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर 5 to 6 आवर्स अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लगभग डेली के आप 200 to 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे मिनिमम, राइट? ज्यादा ही सर, ज्यादा ही। ओके ओके। तो मतलब लास्ट मंथ में तो 400 500 600 ऐसे हो जाते थे डेली के। ओके, तो आप क्या क्या रेफरेंसेस करते थे, कुछ ऑफलाइन बुक्स? आ, आयुर्वेद समुच्चय है, ग्लोबल आयुर्वेदा है, उसके बाद कुछ एप्स है अपने पास, तो ऐप में से भी कर लेते थे। और टेलीग्राम पे भी काफी चैनल है जिसमें हमें फ्री में MCQ मिल जाते हैं, तो वहां से भी करती थी। अच्छा। और जैसे आयुर्वेद समुच्चय हो गया, उसको आपने कितने बार करे थे, या एक ही बार करे थे उसके बाद फिर दोबारा रिविजन किए थे? हाँ, एक ही बार करती थी मैं MCQ, और जो रॉन्ग हो गए वो मेरी डायरी रहती थी, तो वो डायरी को रिवाइज करते थे मैं। अच्छा और अच्छा। मतलब जैसे एक MCQ रॉन्ग हो गया, तो उसके साइड के जो पॉइंट्स है वो भी वो डायरी में नोट करके रखते थे कि वो MCQ तो हो ही रहा है, उसके साथ 4 5 दूसरे MCQ भी हो जाते थे। ओके ओके। फिर दूसरा चीज़ मैं इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि जैसे संहिताज हो गए, बहुत सारे जगह पे संहिता वाइज पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे जगह पे सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाए जाते हैं। टॉपिक्स हाँ। बच्चों को सेम ही पढ़ना है, जैसे आपने बोला है कि चरक चिकित्सा, कुछ बच्चे हम्म। फिर उसमें आप काया चिकित्सा रोग निदान को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर चरक चिकित्सा अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपने किस जी हिसाब से सर। पढ़े थे, कि संहिता वाइज पे आप गए थे कि या फिर सब्जेक्ट वाइज में ज़्यादा? सर मैंने संहिता वाइज पढ़ा था,
मतलब जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, तो चरक के तो सारे ही स्थान हमें इम्पोर्टेंट है, और सुश्रुत के भी सारे स्थान इम्पोर्टेंट है। बस चिकित्सा स्थान मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स जो जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने करा था। और अष्टांग का जो है, अष्टांग हृदय का, तो वो मैंने सूत्र स्थान और शारीर स्थान बस देखा था। और बाकी फिर जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे स्त्री रोग हो गया, बाल रोग हो गया, तो ये सब्जेक्ट वाइज पढ़े थे। ओके। और रसशास्त्र और द्रव्य गुण विज्ञान, जिसको मान लीजिए माना जाता है कि हाँ इसको आप अगर 1 to 2 months भी अगर नहीं रिवाइज किए तो वो छूट जाता है वो टॉपिक्स। हाँ। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपने पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटेजी किए थे? सर रसाशास्त्र तो मुझे भी बेसिकली हार्ड लगता था, तो रसाशास्त्र की रिवीजन तो होती ही थी। और मैं और मेरी फ्रेंड, हमारा एक स्टडी ग्रुप था दोनों का, तो हमारा डेली डिस्कशन रहता था। तो वीकली हमारा रसाशास्त्र के कोई ना कोई टॉपिक, जैसे शोधन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस पे हमारे क्वेश्चंस चलते ही थे। तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि रसाशास्त्र को टाइम नहीं दिया। डेली कम से कम 10-15 मिनट क्रॉस क्वेश्चनिंग रहती थी, जो डिस्कशन था उस पे। तो ये तो सही बात है कि हमने रिवाइज करते ही रहना है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो वे फिर वो जीरो पे आके फिर से उसको उतना ही टाइम देना पड़ता है। तो अगर डिस्कशन मतलब किसी को कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगी कि डिस्कशन से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। मतलब उससे हमारे काफी सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, नए नए ट्रिक्स भी बनते हैं डिस्कशन जब हम करते हैं। तो डिस्कशन तो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि द्रव्य गुण और रसशास्त्र, ये दो सब्जेक्ट मेरे ऐसे थे कि मैंने वो डिस्कशन से ही बहुत अच्छे से किए थे। द्रव्य गुण का हमारा डेली 10 to 15 मिनट्स का डिस्कशन रहता था। लैटिन नेम्स का मैंने वैसे ही किया था कि डेली 10 हम पेज निकालते थे, डेली 10 लैटिन नेम, उसकी फैमिली डेली करना है। तो फिर वो मैंने कभी भी द्रव्य गुण को एक अलग से टाइम नहीं दिया, डेली में 10 10 10 10 करके वो हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्योंकि ये सारा टॉपिक्स थोड़ा सा आप डेली पढ़ने के लिए एक बोर्डम हो जाता है, तो उस चीज़ में डिस्कशन करने से एक बहुत हेल्दी भी रहता है और इंटरेस्टिंग भी बने हाँ। रहते हैं पूरा पूरा प्रिपरेशन के टाइम के ड्यूरेशन के दौरान। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों के हम लोगों ने जब जब बोला कि आप आने वाले हैं इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे यूज़र्स के हम लोगों के ये डाउट्स थे कि सर जो शायद बीएमएस यूजीआरस में है, कि सर पीजी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए श्लोकास कितने इंपॉर्टेंट है, कि हमें पूरा एज इट इज़ बाय हार्ट करने की ज़रूरत है या फिर बाय मीनिंग्स भी चल सकता है? नहीं, श्लोक का बाय हार्ट करने की जरूरत पीजी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम श्लोक का बाय हार्ट करने बैठेंगे पीजी, मगर मतलब जैसे 6 महीने में कोई बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा। हमें श्लोका के जो सिर्फ वो जो कीवर्ड्स है जो पूछे जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना है। श्लोक बिल्कुल भी मतलब मेरे हिसाब से तो श्लोक अगर बाय हार्ट नहीं है, फिर भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल ओके। बस की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। कि हाँ जो उसमें उस श्लोक में बताया गया है वो अगर समझ में आ रहा है, वर्ड्स सारे समझ में आ रहे हम्म। हैं, तो एनफ है, मोर देन एनफ है। नेक्स्ट हाँ। चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे इस साल एग्जाम है एआईपीजीटी के, शायद जुलाई 6 को, तो दी डे के लिए उस 2 घंटे के लिए आपने किस हिसाब से तैयारी किया था, कि कैसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि पहले हार्ड क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन, या फिर आप सीरियली 1 to 120 जो आ रहे थे उस हिसाब से कर रहे थे? आपका क्या स्ट्रेटेजी था? सर मैंने 3 राउंड में सॉल्व किया था क्वेश्चन, मतलब पूरा पेपर। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, 100% है कि इसका आंसर तो यही है, वो किए थे। सेकेंड राउंड में फिर जो कि जिसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़े कि इसमें क्या करना चाहिए, वो वाला सेकंड राउंड में किया था। और थर्ड राउंड के लिए मेरे पास एक 10 मिनट ही बचे थे, तो उसमें मैंने वो क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैं थोड़ा मतलब जो बोल सकते हैं तुक्का लगाना, पर दिमाग से, हम्म। कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ा था, तो इसका क्या हो सकता है। वो वाले क्वेश्चंस मैंने फिर लास्ट के थर्ड राउंड पे सॉल्व किए थे, तो 3 राउंड में सॉल्व किए थे सर। और ओके क्योंकि ओके। पूरे अगर हम एक ही क्वेश्चन पे अड़ जाए कि इसका क्या है, तो फिर नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर 3 राउंड के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी 2 राउंड में तो पेपर सॉल्व करना चाहिए। और ये पहले से ही अगर आदत लगा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, पेपर के टाइम ओके। फिर टाइम मैनेज हो जाता है। कि हाँ अभी से अगर मॉक टेस्ट के दौरान अगर वो सारा वो स्ट्रेटेजी यूज़ हाँ। किया जाए तो वो हेल्पफुल होंगे।
जी और सर। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि मान लीजिए जो एआईपीजीटी के जैसे एग्जाम ड्यूरेशन होते हैं आपके 10 से 12 PM फॉर एग्जांपल, तो लास्ट हम्म। 1 मंथ में अगर बच्चे मॉक टेस्ट मान लीजिए उसी टाइम पे लेते हैं कि 10 AM से 12 PM ही डेली, तो हाँ क्या वो हेल्प हो सकता है या फिर कैसे रहते हैं? हाँ जी सर, मैंने ये किया था कि 10 से 12 के बीच मैं मॉक टेस्ट लगाती थी लास्ट 1 मंथ में, क्योंकि उससे हमारे माइंड को भी वैसे प्रैक्टिस हो जाती है कि 10 से 12 के बीच हम बैठने वाले हैं। तो मतलब बैठना चाहिए एकदम एक वैसे ही माहौल में कि कोई आजू बाजू डिस्टरबेंस ना रहे। और अगर वैसा करते हैं तो काफी हेल्प हो जाती है एग्जाम के टाइम। बिल्कुल, कि एआईपीजीटी के दिन में जो एक्सपीरियंस हो सकता है कि कुछ हद तक उसमें पहले से एक पता लग जाए कि हाँ इस हिसाब से थोड़ा एक प्रेशर बना रहता है, राइट? वो एक्सपीरियंस तो मतलब अलग ही होता है, पर मतलब माइंड को वैसी आदत हो जाती है कि हाँ, इस टाइम एक्टिवेट होना है, सारा कुछ याद करना है। ओके। और फिर एक हम लोगों को जो यूज़र के कमेंट थे इसमें ये थे कि सर मैं टेस्ट्स दे रहा हूँ लेकिन नेगेटिव्स बहुत हाई हो रहे, तो नेगेटिव को और घटा सकते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपने क्या किए थे? हाँ सर, जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, क्योंकि अगर हम अभी से सॉल्व नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं या फिर जो भी हम सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, वो सही है या गलत है। क्योंकि ये रिस्क हम पेपर में नहीं ले सकते कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, पर ये रिस्क हम प्रैक्टिस करते टाइम ले सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो निगेटिव जा रहा है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, पर मेरे हिसाब से अगर आप मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जब हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है सर, तो वो सेकंड टाइम रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर वो सेकंड टाइम भी रॉन्ग हो रहा है तो फिर थोड़ी चिंता वाली बात है। तो इसीलिए अगर वो डायरी मेंटेन कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो ठीक है, पर सेकंड टाइम वो ना हो, वो देखना है। तो इससे काफी हद तक निगेटिव क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, क्योंकि काफी एक रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वही वही एरिया पे। अगर वो क्वेश्चन हम बार बार वही मिस्टेक अगर कम कर देंगे तो फिर निगेटिव भी काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए डायरी तो मेंटेन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और वो डायरी मेंटेन ही नहीं कर रही है, उसका रिवीजन भी अगर हफ्ते में नहीं हो रहा है तो 15 दिन में भी एक बार अगर वो खोल के देखते हैं तो इससे काफी निगेटिव कम होने में हेल्प होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग दूसरा चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि लास्ट जो 1 वीक होंगे उसमें किस हिसाब से जाना चाहिए, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट के हिसाब से भी होते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स हार्ड है या फिर थोड़ा इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ मैं। लास्ट 1 वीक को आप कैसे देखते हैं कि किस हिसाब से तैयारी के लिए? लास्ट 1 वीक में मेरे हिसाब से नया तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हमने क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है, और अगर नया पढ़ने गए तो फिर वो एक टेंशन आ जाता है। और कि हमारा ये पढ़ के नहीं हुआ है, तो ये देखना चाहिए कि मेरा क्या पढ़ के हो गया है, और उसी को रिवीजन में ज्यादा समय देना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व तो आपको एग्जाम के एक दिन के पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बंद करना चाहिए। पर एक जो मतलब निगेटिव, अगर हमें किसी चीज से निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो लास्ट 1 वीक में नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा नहीं हुआ है, हमें पता है कि ये टॉपिक हमारा मतलब वीक पॉइंट है, और अभी तक नहीं हुआ है वो, तो लास्ट वीक 1 वीक में भी उसको टाइम देके खुद निगेटिव थॉट में जाना, उससे अच्छा है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पे ज्यादा फोकस करके, जो ज्यादा पूछे जाते हैं उस पे ज्यादा फोकस करके और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। कुछ नया तो नहीं पढ़ना अवॉइड ही करें 1 वीक पहले। और जितना शांत रह सके, अगर कम भी पढ़ना हो रहा है तो चलेगा, पर शांत रहना है 1 वीक में। बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ना या फिर नए कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब 1 वीक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मोरल काफी डाउन हो जाता है। और मतलब उसमें हम निगेटिविटी में जा सकते हैं। तो 1 वीक में उसी को अच्छा, उसी को रिवीजन करे तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। 1 वीक बिल्कुल स्ट्रेटेजी, बिल्कुल। ज्यादा घबराना नई चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल, घबराना मना है लास्ट 1 वीक में। हाँ, क्योंकि घबरा गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ जो एक अभी मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि मॉडर्न टॉपिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उससे आजकल धीरे धीरे करके एआईपीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। हाँ। पहले बच्चे बहुत स्ट्रेटेजी लगाते थे कि आयुर्वेद वाला पोर्शन भी अगर 95-98% एक्यूरेसी के साथ किया जाए तो हो जाता है। लेकिन अभी जो इस हिसाब से एक्यूरेसी को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न के लिए आपने क्या किए थे? सर मॉडर्न का मैंने अलग से नहीं पढ़ा था, मेरा जो यूजी का था। क्योंकि मैंने जैसे बोला है आपको, यूजी में मैंने मॉडर्न का पढ़ के रखा था। तो वो सारी चीजें जो मेरे नोट्स थे यूजी के ही, वही मैंने थोड़े रिवाइज किए थे। क्योंकि मॉडर्न का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि उसको एक अलग से टाइम देने की, मतलब हम कितना भी पढ़े बता नहीं सकते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मॉडर्न के भी। वहां से भी काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि बीएचयू के जो पेपर है वहां पे काफी मॉडर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीएचयू के पेपर लगाने चाहिए सारे। मैंने वो बीएचयू के सारे पेपर सॉल्व किए थे। तो हमारे ही पेपर में मुझे जो लगा था, एक दो तीन क्वेश्चन वही जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को थोड़ा फॉर्म में या फिर सेंटेंस फॉर्म में वही था। मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको मिला के ऐसे पूछे गए थे, पर जो बेस था वो वही था। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही मॉडर्न पढ़ना चाहिए। जैसे क्यूलेंस साइन है, या ऐसे कोई साइन आ गया तो वो क्या है, किसमें पूछा जाता है, कैसे दिखेगा वो तभी के तभी नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, उसकी इमेज कैसे दिखेगी, किसमें दिखता है, क्या फीचर होते हैं उसकी। मतलब आजू बाजू के जो भी दो तीन पॉइंट है, ट्राइपॉड साइन है या फिर जो भी साइन है, वो कहाँ पे आता है, कैसे दिखता है, वो तभी के तभी जाके हम देख लेंगे। वही जो मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन एनालिसिस करना, बस ये नहीं कि इसका आंसर ये है, ये क्या है, कौन से डिसीज में दिखता है, कैसे दिखेगा। और उसके जो मतलब आजू बाजू के दो चार पॉइंट देख लिए, तो उससे काफी हेल्प हो जाती है, और उसी से मॉडर्न का आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। तो मैंने तो मॉडर्न क्वेश्चन लगा के ही सॉल्व किए, मतलब कवर किया था जो मॉडर्न का सिलेबस है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो उससे हो जाता है। ओके। तो ये सब थे हम लोगों के, मान लीजिए, आपके प्रिपरेशन जर्नी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि आप आगे का गोल्स क्या है? एमडी का है चिकित्सा के बाद, क्या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, या फिर आपका क्या गोल्स है फ्यूचर के लिए? क्लिनिकल प्रैक्टिस तो रहेगा ही, डॉक्टर है। उसके साथ देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी आती है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली वो रहेगा ही। ओके। तो आज ये था डॉक्टर पोमेश्वरी के साथ उनके जर्नी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन, प्रो, क्या क्या उन लोगों ने फेस किए, किस हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाए थे, और ये ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे अचीव किए। ये थे आज के इंटरव्यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।